हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। बहुत बहुत स्वागत करती हूं आप सभी का मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम में। साथ ही साथ आशा भी करती हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे और ये आशा भी करती हूं कि आपने पहला वीडियो जरूर देख लिया होगा। प्यारे विद्यार्थियों, मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम आप सबके लिए है जो कक्षा 7वीं से 12वीं तक की ऑनलाइन स्कूल एजुकेशन 100% फ्री प्रोवाइड करता है। और आज मैं लेकर आई हूं आपकी ही पाठ्य पुस्तक दिगंत भाग 1 के दूसरे चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स। जी हाँ, हम कर रहे हैं पार्ट दूसरा, परख। किसकी परख? कविता की परख के प्रश्नोत्तर। कविता की परख क्या है, शुक्ल जी ने क्या बताया है, ये सब आप जान चुके हैं। और जिन्होंने पहला वीडियो नहीं देखा है वो वीडियो जरूर देख लें, क्योंकि हम अब कर रहे हैं प्रश्नोत्तर। बेटा देखिए, सबसे पहला प्रश्न ही आ गया है पाठ के साथ से कि कविता के क्या उद्देश्य हैं। कौन कौन बताएगा पहले आंसर? देखने से पहले मैं आपसे जानना चाहती हूं कि कविता के उद्देश्य क्या है। बताएं, क्या उद्देश्य है बच्चे? क्या उद्देश्य होते हैं कविता के? मन में, पाठक के मन में आनंद, हर्ष, उत्साह, करुणा, इन भावनाओं को उत्पन्न करना, इस तरह के भाव उत्पन्न करना, या और क्या उद्देश्य रहते हैं? यदि इस तरह के जो भी भावना, जिस भावना को लेकर कविता रचना की जा रही है, और यदि पढ़ते समय पाठक के मन में वो भाव उत्पन्न नहीं हुए, इसका मतलब वो कविता नहीं है। ऐसा कुछ देखो। अब इसका उत्तर हम कैसे लिखेंगे? बहुत ध्यान से देखो, सुनो और समझो। प्रश्न है, कविता के क्या उद्देश्य हैं? लेखक के अनुसार कविता का उद्देश्य पाठक के हृदय को प्रभावित करना होता है। सबसे पहला उद्देश्य है पाठक के हृदय को प्रभावित करना। ठीक है, कोई भी कविता यदि पाठक के हृदय को प्रभावित कर पा रही है, मतलब वो सफल कविता हो गई। तो कविता का मुख्य उद्देश्य है पाठक के हृदय को प्रभावित करना। इससे उसके भीतर दया, प्रेम, करुणा, आनंद, आश्चर्य आदि, क्रोध भी हो सकता है, हास्य भी हो सकता है, भयानक या भय भी हो सकता है, आदि मानवीय भावनाओं का संचार होता है। अब जब कविता से कोई भी व्यक्ति प्रभावित हो जाता है, तो जिस भाव के साथ वो कविता लिखी गई है, वो भाव मनुष्य में भी उत्पन्न होंगे, मतलब पाठक के मन में भी उत्पन्न होंगे। वे भाव हो सकते हैं, दया का हो सकता है, प्रेम का हो सकता है, करुणा का हो सकता है, भय का हो सकता है, हास्य का हो सकता है, आश्चर्य का हो सकता है। ठीक है, जिस रचना में प्रभावोत्पकता ना हो, वह और चाहे कुछ भी हो, कविता तो नहीं हो सकती। साफ साफ स्पष्ट रूप से शुक्ल जी ने लिखा है कि यदि कविता पढ़ते समय पाठक के मन में इस तरह के भाव, चाहे वो प्रेम में लिखी है तो प्रेम के भाव उत्पन्न नहीं हुए, दया में लिखी है, करुणा में लिखी है, रौद्र में लिखी है, क्रोध में लिखी है, भय में, जिस भाव को लेकर किसी कवि ने रचना की है, और वही समान भाव यदि पाठक के मन में उत्पन्न नहीं हुए, कह दिया है उन्होंने साफ साफ कि फिर वो कविता तो नहीं है। और कुछ कह दो भाई, उसको कविता मत कहो। अब समझ में आई कि हर एक पंक्ति को या कोई भी पंक्ति हमने लिख दी, हम उनको कविता नहीं कह सकते हैं। कब तक? जब तक कि जिस भावना के साथ हमने या किसी कवि ने रचना की है, वही समान भाव पाठक के मन में उत्पन्न ना हो। यदि जिस भावना के साथ कवि ने रचना की है और वही भाव पाठक के मन में भी उत्पन्न हो रहे हैं, इसका मतलब कविता है। यदि पाठक के मन में वो भाव उत्पन्न नहीं है, मतलब वो कविता नहीं है। उसको आप और कुछ कह दो भैया, कविता कहकर उसको अपमान ना करो। अब समझ में आई? कविता का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? पाठक के मन को प्रभावित करना। जिस भावना के साथ जब कविता को पढ़ा जाता है तो प्रेम, दया, करुणा, ममता, जो भी भाव है वो संचार होता है, उनका सर्कुलेशन होता है पढ़ते समय। और जब कविता जो भी कवि रचना करता है जिस भावना के साथ, यदि वही भाव पाठक के मन को झंकृत नहीं कर रहे, इसका मतलब वो कविता नहीं है, आप उसको कविता ना कहें। समझ में आ गया कि कविता का मुख्य उद्देश्य है पाठक के मन में भावनाओं को जागृत करना, भावनाओं को प्रस्फुटित करना। ठीक है ना, भावनाओं का संचार करना।
हृदय को प्रभावित करना। ये है मुख्य उद्देश्य और बहुत ही सिंपल और साधारण सी भाषा में शुक्ल जी ने बताया है। उत्तर हम इस तरह से लिख देंगे। कल्पना किसे कहते हैं? एक कवि के लिए कल्पना का क्या महत्व है? अब हम, ये बहुत 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 बढ़िया प्रश्न है और सच में हम सब ये तो कहते हैं चलिए कल्पना कीजिए कि आप एक वृक्ष हैं। हम तुरंत लगने लाते, ठीक है मैं एक वृक्ष हूं, मैं अभी छोटा सा, मेरा बीज बोया गया, फिर मैं पौधा हुआ, फिर बढ़ता गया, एक वृक्ष बन गया। हम कल्पना कर रहे हैं, लेकिन भैया कल्पना कहते किसे हैं ये तो पता करना होगा ना, कि कल्पना किससे कहते हैं। एक कवि के लिए कल्पना का क्या महत्व है? जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। कैसे? कल्पना की सहायता से। लेकिन वो कल्पना है कौन? किसी नाम की बात नहीं कर रहे हैं, संज्ञा की बात नहीं कर रहे हैं, हम मन की शक्ति की बात कर रहे हैं, मस्तिष्क के कला या उसकी तीक्ष्णता की बात कर रहे हैं। अब बहुत ध्यान से सुनना बेटा, और हर एक पंक्ति को मैं समझाऊंगी, वो भी सुनना। जिस मानसिक शक्ति के सहारे कवि कविता में भावोत्पीन हेतु तत्संबंधी रूप एवं व्यापार का योजना करते हैं तथा पाठक उसे अपने मन में ग्रहण करते हैं, उसे कल्पना कहते हैं। नहीं आया होगा समझ में, मैं समझा रही हूं, ध्यान से सुनो। अब ये हो रही है बात कवि की, ठीक है। कवि, क्योंकि हर कोई कवि नहीं बन सकता, ऐसा नहीं है कि 2 4 10 कविताएं लिख दी और तुकबंदी बना दी, पंक्तियों की मात्राएं, छंद मुक्त छंद, ये प्रबंध काव्य, ये सब लिख दिया और हमने कह दिया हम कवि हो गए। नो वे, कभी नहीं। ऐसा नहीं है कि हमने यदि तुकबंदी कर दी, सम मात्रिक छंद विषम मात्रिक छंद का प्रयोग करते हमने कोई भी रचना कर दी तो हम उसको कविता कह देंगे, कदापि नहीं। अभी हमने देख लिया ना कविता के उद्देश्य क्या होते हैं। अब हम देख रहे हैं कि आखिर कल्पना होती क्या है। कल्पना जिस मानसिक शक्ति के सहारे कोई भी कवि, कोई भी रचनाकार जब रचना करता है तो उसकी मानसिक शक्ति का बहुत सूक्ष्म रूप से वो प्रयोग करता है, उपयोग करता है। तो जिस मानसिक शक्ति के सहारे कवि कविता में भावोत्पीन, भाव प्लस ओदपीन मतलब जब भावनाएं उत्पन्न होंगी, तो जिस मानसिक शक्ति के सहारे कवि कविता में भावनाओं को उत्पन्न करने के लिए तत्संबंधी रूप मतलब उससे संबंधी, तत्संबंधी मतलब उससे संबंधी, या तत्संबंधी का अर्थ होता है उससे संबंधित। किससे संबंधित? भावनाओं से संबंधित। तो जब कोई कवि अपनी मानसिक शक्ति के सहारे भावनाओं से संबंधित रूप और व्यापार की योजना करते हैं। योजना मतलब जानते हो, प्लानिंग। व्यापार मतलब उसको बढ़ाना है ना। ऐसा नहीं है कि कविता पढ़ी है बस एक पाठक तक गई और कविता प्रसिद्ध हो गई। जन जन तक पहुंचाना है ना, हर एक के दिल तक पहुंचाना है ना कविता। कोई भी रचना कब उत्कृष्ट कहलाती है? जब हर एक की जुबान पर हो और हर एक व्यक्ति उसको पढ़ना चाहे और पढ़कर उसी तरह की भावनाओं को उत्पन्न कर सके। तो जिस मानसिक शक्ति के सहारे कवि कविता में भावना से संबंधित रूप और व्यापार की योजना करते हैं तथा पाठक उसे मन में ग्रहण करते हैं, जिस भावना संबंधी जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है, जो भी भाव कवि के मन में है, प्रेम, मान लो हम प्रेम को ले रहे हैं, यहां पर हम श्रृंगार की बात करते हैं, ठीक है। श्रृंगार या प्रेम की हमने बात की। किसी भी रचनाकार ने प्रेम या श्रृंगार को लेकर एक रचना की है। अब रचना करते हुए उसने प्रेम, अनुराग, प्रेमी प्रेमिका, नायक नायिका, उन सभी तरह के वातावरण का प्रयोग करते हुए नायक अपने मुख से कैसे शब्द निकालेगा, नायिका कैसे इतराएगी, उन सभी तरह की शब्दावली का प्रयोग करके एक रचना कर दी जो श्रृंगार रस से ओतप्रोत है। समझ गए कि कवि ने अपनी मानसिक शक्ति का प्रयोग करते हुए
श्रृंगार रस मतलब प्रेम की भावना से ओतप्रोत, प्रेम संबंधी मतलब उसी प्रेम से संबंधित शब्दावली का प्रयोग करते हुए कविता की रचना कर दी और अब पहुंची वो पब्लिक तक, पब्लिश हो गई। अब जो भी पाठक उस कविता को पढ़ेगा और वो भी खो जाए प्रेम में, वो भी रम जाए, तब कहीं जाकर उस कविता को सफल कविता कहेंगे। ठीक है, तो उसकी योजना की तथा पाठक उसे मन में ग्रहण करते हैं, उसे ही कल्पना कहते हैं कि कवि ने जिस भावना, जिस विचार के साथ अपनी मानसिक शक्ति के प्रयोग से शब्दावली का प्रयोग किया, प्रेम का प्रयोग किया और जब पाठक तक वो कविता पहुंची तो पाठकों के मन में भी वही भाव उत्पन्न हुए प्रेम के। सब खो गए, सब अपने अपने में खो गए, प्रेम को देखने लगे। किसी के मन में राधा कृष्ण आ गए, किसी के मन में कोई मूवी का सीन आ गया, हीरो हीरोइन आ गए, मतलब प्रेम रस में डूब गए कविता को पढ़ते पढ़ते। वही है कल्पना। कविता में कवि ने अपनी मानसिक शक्ति के सहारे अपनी भावनाओं को एक ऐसी शब्दावली के साथ पिरोया, रचना की, पाठकों तक पहुंचाई। पाठक उस रचना को पढ़कर उसी भाव में खो गया जिसमें कवि ने रचना की थी। वही है कल्पना। हम क्या समझते थे, सिर्फ सोचना कल्पना है, तो फिर विचार अलग क्यों, कल्पना अलग क्यों, विचार शब्द में अलग क्यों, कल्पना ही कल्पना होता। फिर तो इमेजिन करने लगता है, खुद को नायक मानने लगता है। जैसे हम कभी सपने देखते हैं, हम अपने आप को हीरो के रूप में देखते हैं ना सपने में, वो कल्पना है। ठीक है, तो तथा पाठक उसे अपने मन में ग्रहण करते हैं, वही कल्पना कहलाती है। यहां पर मैं नतमस्तक हूं श्री रामचंद्र शुक्ल जी, सच में इतनी बारीकी से आज मैं पढ़ रही हूं और थैंक यू कहूंगी पुनः आप सभी को, बिहार बोर्ड को, जिन्होंने इतना अच्छा ये सिलेबस आपके लिए तैयार किया है। एक कवि के लिए कल्पना का अत्यधिक महत्व होता है। बिना कल्पना शक्ति के कोई व्यक्ति कवि नहीं हो सकता। तभी तो कहा जाता है कि जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि, क्योंकि कल्पना के बल पर ही कवि रूप, व्यापार आदि की चित्रवत योजना करता है। चित्रवत बस योजना करता है, प्लानिंग बनाता है। व्यापार आदि मतलब किस तरह से ये कविता कैसे जाएगी, किस तरह का श्रोता या पाठक वर्ग इससे जुड़ेगा, अपने आप को इससे कनेक्ट कर पाएगा, वो व्यापार है यहाँ पर। ठीक है, इसके अभाव में कविता में प्रभाव उत्पादकता नहीं आ सकती, जो कवि का लक्ष्य होता है। अतएव एक कवि के लिए कल्पना अत्यंत महत्वपूर्ण है। अब समझ में आया कि कल्पना क्या है। जब मानसिक शक्ति के सहारे कवि किसी की रचना करता है, किसी भावना विशेष को लेकर, हमने प्रेम को लिया यहां पर, प्रेम भावना से ओतप्रोत जब उसने शब्दावली का प्रयोग किया, उसी शब्दावली के सहारे उसने नायक और नायिका के मुख से जो वाक्य निकलेंगे उनको दिखाया, रचना करता गया, रचना करता गया। जब पाठक वर्ग तक वो रचना पहुंची, पाठक वर्ग उसको पढ़ रहे हैं और पढ़कर वो भी उसी भाव में खो गए, प्रेम में खो गए, मतलब वो कल्पना है और वो बहुत सटीक तरीके से कविता कहलाएगी, क्योंकि एक कविता का मुख्य उद्देश्य पाठक के दिल को छूना होता है, उसी भावनाओं में खोना होता है। हो गए बेटा दोनों प्रश्न क्लियर? वेरी गुड। अब है कल्पना क्या है हमने जान लिया, उद्देश्य क्या है हमने जान लिया। तीसरा प्रश्न आया है उपमा क्या है। कविता में उपमा का प्रयोग क्यों किया जाता है, पाठ के आधार पर उत्तर दीजिए। उपमा क्या है, कविता में उपमा का प्रयोग क्यों किया जाता है। उपमा क्या है, उपमा क्या है? कोई प्रसिद्ध वस्तु, कोई प्रसिद्ध व्यक्ति, कोई प्रसिद्ध प्रकृति का सूर्य चंद्र तारे, जिनकी महिमा, जिनका गुण जग जाहिर है, उन्हें हम उपमा कहेंगे क्या? लेकिन परिभाषित कैसे करेंगे? कविता में उपमा का प्रयोग क्यों किया जाता है? ताकि कविता में और प्रभावीपन लाया जा सके, प्रभाव उत्पकता लाई जा सके। ठीक है, उपमा का अर्थ होता है उप अर्थात समीप और मा अर्थात मापन। वाह, देखो जरा, उपमा का शाब्दिक अर्थ होता है, उप का अर्थ है समीप
और मा अर्थात मापन। तो किस तरह से निकटतम रूप से उसका प्रयोग लाके एक दूसरे की समानता दिखाई जाए, एक दूसरे को मापा जाए कि हाँ दोनों के गुण मिल रहे हैं, दोनों की विशेषताएं मेल खा रही हैं। और उपमा मतलब जग जाहिर, प्रसिद्ध। तात्पर्य यह है कि दो भिन्न पदार्थों में समता दिखाना ही उपमा है। समता मतलब समझ रहे हो, समानता, तुलना। यहां पर आप तुलना भी लिख सकते हैं, ठीक। तो अब दो भिन्न पदार्थों में समता दिखाना ही उपमा है। यह समता रूप, गुण अथवा प्रभाव के आधार पर दिखाई जाती है। जैसे मुख चांद के समान सुंदर है, शिवाजी शेर की तरह वीर थे, इत्यादि। काव्य शास्त्र में उपमा एक अर्थ अलंकार है जो अलंकारों में शिरोल माना जाता है, ठीक है। अब चलते हैं आगे। प्रश्न आया कि अगला है, मतलब इसी का, कि कविता में उपमा का प्रयोग वर्ण विषय से संबंधित भावना को तीव्र करने के लिए किया जाता है। अब आप ये समझ गए होंगे कि उपमा क्या है, उपमा का प्रयोग क्यों किया जाता है, वो भी सुन लो। कविता में उपमा का प्रयोग वर्ण या विषय से संबंधित भावना को तीव्र करने के लिए किया जाता है। हमने पढ़ा था ना बेटा, वीडियो याद करो, हमने पहला वाला वीडियो याद करो कि उपमा क्यों दी जाती है, ताकि और अधिक अच्छे से जो भावना है वो तीव्र हो सके, ठीक है। जैसे मुख सौंदर्य की भावना उत्पन्न करने के लिए मुख के साथ एक अन्य सुंदर, ठीक है, पदार्थ चांद को रख देने से सौंदर्य की भावना उद्दीप्त, जागृत और अत्यधिक तीव्र हो जाती है। तो उपमा का प्रयोग कविताओं में भावना को और तीव्र करने के लिए किया जाता है। और हर किसी की उपमा हम कर नहीं सकते। जैसे हमने व्याख्या में देखा था कि ऐसा नहीं कह सकते कि हम आंख बादाम के समान है, कैसा लगेगा वो, इसको उपमा नहीं कहेंगे, मजाक सा लगेगा, भद्दा मजाक सा लगेगा। और ना ही ये उपमा है कि किसी व्यक्ति ने हारमोनियम नहीं देखा और हम उससे कहेंगे एक संदूक की तरह है भाई, ये भी उपमा नहीं है। उपमा किसी प्रसिद्ध तेजस्वी जग, मतलब जो दुनिया में यूं कहें कि यूनिवर्सल हो, उससे ही उपमा दी जाती है भावनाओं को तीव्र करने के लिए। अब है प्रश्न है, आंख के लिए मीन, खंजन और कमल की उपमाएं दी जाती हैं, इनमें क्या क्या समानताएं हैं कि आंख के लिए मीन, खंजन और कमल की उपमाएं क्यों दी जाती हैं, आखिर इनमें क्या क्या समानताएं हैं, ये सब हम देखने वाले हैं। आंख के लिए कवियों द्वारा प्रायः मीन, खंजन और कमल की उपमाएं दी जाती है। इनमें परस्पर लघुता होती है, सुंदरता होती है, मोहकता होती है, चंचलता होती है, कोमलता होती है, प्रभावोत्पादकता होती है, आदि ये समानताएं होती हैं, इसलिए इनका प्रयोग किया जाता है। मानो ऊंट की पेट पर घंटा रखा है, इस उक्ति के द्वारा लेखक क्या कहना चाह रहे हैं, लेखक ने क्या कहा है बताइए, क्या है? मानो ऊंट की पीठ पर घंटा रखा है। क्यों कहा था ऐसा? कि मान लो किसी बादल पर चांद है, या कहने का तात्पर्य जब आसमान में बादल छाए हैं और मान लो कहीं चांद नजर आया, तो चांद को ऊंट की पीठ पर घंटा, इस कथन के माध्यम से कवि लेखक रामचंद्र शुक्ल जी क्या कहना चाहते हैं? उन्होंने इस छोटे से कथन के माध्यम से बहुत बड़ी बात कही है, उस बात को आपको ध्यान से सुनना है। कविता की परख शीर्षक निबंध में काव्य मर्मज्ञ आचार्य शुक्ल ने कविता में उपमा नियोजन के औचित्य कि किस तरह से उपमा देनी चाहिए, ऐसा नहीं है कि हर किसी वस्तु की तुलना हम किसी से भी कर सकते हैं, उपमा का भी कोई नियोजन होता है, सही से नियोजित होनी चाहिए। तो उपमा नियोजन के औचित्य, महत्व तथा उसकी उपयुक्तता अनुपयुक्तता पर बड़े सुविचारित रूप में प्रकाश डाला है कि उपमा क्यों की जाती है, उपमा किससे की जाती है, उपमा का क्या लाभ होता है, ये सब कुछ।
और यदि उपमा सही नहीं होगी तो वो अनुपयुक्त हो जाएगी, जिससे कविता प्रभावशाली नहीं बन पाएगी। ठीक है, तो अनुपयुक्तता पर बड़े सुविचारित रूप में प्रकाश डाला है। प्रश्नोद्धृत वाक्य इसी प्रसंग में उल्लिखित है। कहने का तात्पर्य कि जो प्रश्न में जो वाक्य लिखा है, प्रश्नोद्धृत मतलब जो प्रश्न में दिया गया है वाक्य इसी प्रसंग में उल्लिखित है। लेखक के मत अनुसार उपमा की सार्थकता वर्ण्य वस्तु के अनुरूप भावनाओं को तीव्रता प्रदान करनी होती है। हम ये जानते हैं कि जब उपमा दी जाती है तो वो क्यों दी जाती है, क्यों कविताओं में उपमा दी जाती है, ताकि जो भी भावना है वो और तीव्र हो सके। ठीक है, सुंदरता आए, भावना तीव्र आए, जिससे कविता प्रभावशाली बने। तो उपमा की सार्थकता वर्ण्य वस्तु के अनुरूप भावनाओं को तीव्रता प्रदान करने में है। इसके लिए कवियों को आकार और प्रकार की अपेक्षा क्या देखना पड़ता है? प्रभाव साम्य पर अधिक ध्यान देना चाहिए, ना कि उनके आकार या रूप रंग पर। कहने का तात्पर्य है कि इसके लिए कवियों को आकार प्रकार की अपेक्षा प्रभाव साम्य पर अधिक ध्यान देना है। ये नहीं देखना है कि उसके बराबर जो वस्तु होगी उसी से हम उसकी उपमा देंगे। बादाम को आंख कहा है, संदूक को पेटी कह दिया, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि जिस भी व्यक्ति का या कविता में जब उपमा दी जाती है तो जरूरी नहीं है कि जिस वस्तु की उपमा दी जा रही है वो उसी के बराबरी का हो, आकार में हो, बिल्कुल जरूरी नहीं है। ठीक है, तो उसकी अपेक्षा क्या होना चाहिए? प्रभाव साम्य पर अधिक ध्यान देना चाहिए कि उसका प्रभाव क्या है। जो उपमा है वो प्रसिद्ध है, विशेष है, तब जाकर उपमा दी जाती है, हर किसी से हर किसी की तुलना। अब महाराणा प्रताप का घोड़ा चेतक हवा से बातें करता था। कहने का तात्पर्य क्या है? हवा, तेज स्पीड, बहुत तेज दौड़ता था। ठीक है, तो ये कह सकते हैं। और भी हमने बहुत सारी बातें या कविताएं हमने पढ़ी हैं जिनमें हमने उपमा दी है या उपमाओं के जाना है गुणों को। तो कहने का तात्पर्य कि आकार के माध्यम से नहीं की जाती। ऐसी उपमाएं जिनसे कवि अभिप्रेत भावनाएं उद्दीप्त एवं तीव्र नहीं होती, उपेक्षणीय है। यदि कोई भी रचनाकार या कोई भी कवि किसी भी तरह की उपमा दे रहा है और जिनसे कोई प्रभाव उत्पन्न नहीं हो रहा है तो वो मतलब उपेक्षित माने जाएंगी। क्या मतलब? इधर उधर की बातें करने से। ठीक है, कविता में सटीक, बिल्कुल वर्ड टू वर्ड, जिसको कहेंगे हम क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए कि कवि क्या कहना चाहता है। उसकी भावनाएं, उसकी कल्पनाएं, उसके विचार उस रचना में स्पष्ट हो जाना चाहिए। जैसे हम पत्र लेखन करते हैं, और पत्र लेखन ऐसा होना चाहिए जो जिसके लिए भी हम पत्र लिख रहे हैं वो पूरी तरह से समझ जाए कि हम क्या कहना चाहते हैं, क्योंकि पत्र वहां हमारा प्रतिनिधित्व कर रहा है ना। तो यहां पर कविता कवि का प्रतिनिधित्व करती है, उसकी भावनाओं का प्रतिनिधित्व करती है, उसकी कल्पनाओं का प्रतिनिधित्व करती है। यदि कविता की जो भावनाएं हैं वही पाठक के मन में उत्पन्न हो रही हैं, इसका मतलब कविता सार्थक हुई। तो उपमा का प्रयोग करते समय बहुत ध्यान में रखना पड़ता है। ऐसा जरूर नहीं है कि उसके आकार के समान ही हो। तो ऐसी उपमाएं जिनसे कवि अभिप्रेत भावनाएं उद्दीप्त एवं तीव्र नहीं होती तो वो उपेक्षणीय है। उसकी कोई आवश्यकता नहीं है कि आप सिर्फ रंग रूप आकार के आधार पर उपमा तो दे रहे हो लेकिन उससे प्रभाव उत्पन्न नहीं हो रहा, तो वो उपेक्षित है। इसी संदर्भ में उन्होंने उठे हुए बादलों के ऊपर होते हुए पूर्ण चंद्रमा जैसे रमणीय दृश्य के लिए मानो ऊंट की पीठ पर घंटा रखा है, जैसे अनुचित उपमा का उदाहरण देकर इसकी व्यर्थता बताई है। अब देखो, उन्होंने उठे हुए बादलों के ऊपर होते हुए पूर्ण चंद्रमा, जैसे बादल उठे हैं, ठीक है, ये आसमान में बादल छाए हुए हैं और पूरा चंद्रमा है बिल्कुल बहुत अच्छे से। ठीक है, तो अब इसको यदि हम कहें कि ऊंट, हाँ, यदि हम कहें कि मानो ऊंट की पीठ पर घंटा रखा है तो कितना बकवास लगेगा ना, कैसा भद्दा लगेगा। तो वो यही कहना चाहते हैं कि मान लो अब ये ऊपर नीचे लग रहा है, तो हम ये तो नहीं कह सकते ना कि ऊंट की पीठ पर घंटा रखा है। हम चंद्रमा का हमेशा सुंदरता, प्रभाव, उत्पादकता, ये सब बताने के लिए प्रयोग किया जाता है। इस
कथन के माध्यम से अनुचित उपमा का उदाहरण देकर इसकी व्यर्थता बताइए कि उपमा भी जब दी जाती है तो वो सार्थक होनी चाहिए, प्रभावशाली। अतः कवि को इस प्रकार की केवल कुतूहलवर्धक उपमा योजना से बचते हुए वास्तव में भावनाओं की उद्दीप्त में सहायक उपयुक्त उपमा देनी चाहिए, तभी वो सार्थक होती है। अगला है, जो जनतेहु बन बंधु बिछोहु पिता वचन मनतेहु नहीं ओहु। इस उदाहरण के द्वारा लेखक क्या कहना चाहते हैं? इस उदाहरण के माध्यम से हमने समझा था ना बेटा कि लेखक ने यही बताया है कि जब व्यक्ति शोक, यहां पर शोक या करुणा की बात की जा रही है, कि जब श्री राम के समक्ष लक्ष्मण मूर्छित पड़े थे और श्री राम विलाप कर रहे थे, रोते रोते वो अपने भैया लक्ष्मण से क्या कहते हैं कि जो जनतेहु बन बंधु बिछोहु, यदि मुझे ये पता होता कि वन जाने से मेरे छोटा भाई मुझसे बिछुड़ जाएगा तो मैं पिता की आज्ञा का पालन भी नहीं करता। तो इस कथन के माध्यम से लेखक यही बताना चाहते हैं कि जब भी कोई रचना की जाती है, पहले हमें यह देखना होता है कि सामान्य जन सोचते किस तरह से है, सर्वसम्मति होती कैसी है, दुख में व्यक्ति किस तरह से सोचता है। दुख में व्यक्ति की मानसिक स्थिति एक साइड रखी रहती है, वो सही गलत या अनुचित या उचित का फैसला नहीं कर पाता, वो बस अपनी भावनाओं को व्यक्त करता है। तभी तुलसीदास जी ने श्री राम के मुख से ये पंक्तियां कहलवाई। साथ ही साथ लेखक आचार्य शुक्ल जी ये भी बताना चाहते हैं कि जो कविता की महत्व को या कविता के सिद्धांत को नहीं जानता, वे कहेंगे अरे ऐसे कैसे राम जो अपने पिता की अवज्ञा करने पर तुले हुए हैं। तो वो यदि कोई ऐसा सोच रहा है, मतलब उसको पता ही नहीं कि कविता लिखी कैसे जाती है, क्योंकि उस समय राम मानव अवतार में थे और लोग अक्सर कैसा सोचते हैं वो उन्होंने यहां पर तुलसीदास जी ने राम के मुख से निकलवाया। ठीक है, तो यही है इसका मुख्य उद्देश्य। हिंदी के पृष्ठ समीक्षक देखो, समीक्षक आचार्य रामचंद्र शुक्ल का स्पष्ट मत है कि एक सच्चा कवि मानव मन का पारखी होता है। एक सच्चा कवि मन की भावनाओं को ताड़ लेता है। वो हर एक व्यक्ति, जैसे मान लो 100 व्यक्तियों में से वो 95 व्यक्तियों की भावनाओं को कॉमन रखता है कि इस तरह का व्यक्ति रहता है और उसी तरह की वो भावनाएं रचना में या कविता में पिरोता है। तो एक सच्चा कवि मानव मन का पारखी होता है, बड़े अच्छे से परख कर लेता है, उसकी जांच कर लेता है। उसे यह पूरा अनुभव रहा है कि स्थिति विशेष में मनुष्य कैसा कथन करता है। कवि को यह भली भांति पता होता है कि कौन सी स्थिति में कौन सी भावना में व्यक्ति किस तरह के वाक्यों का प्रयोग करता है। दुख में होगा तो कैसे प्रयोग करेगा, हंसी में होगा तो कैसे करेगा, उदास होगा तो कैसे करेगा, प्रेम में होगा तो कैसे करेगा, क्रोध में होगा तो कैसे करेगा। कहने का तात्पर्य कि कवि को व्यक्तियों की भावना पूरी तरह से परख होती है, व्यक्तियों की भावनाओं की, उसी तरह की वो फिर कथनों का यूज करता है। इसी संदर्भ में उन्होंने अपने आदर्श कवि गोस्वामी तुलसीदास की उपरयुक्त चौपाई को उद्धृत किया है, मतलब उसका उदाहरण दिया है। यह वस्तुतः लक्ष्मण को शक्ति बाण लगने पर राम के शोक संतप्त हृदय का सहज उद्गार है, जिसकी भूरी भूरी प्रशंसा करनी चाहिए। बिल्कुल इसके विपरीत पितृवचन के परिप्रेक्ष्य में राम के चरित्र में दोषारोपण करना दरअसल अपीन हृदयहीनता और भावना शून्य प्रदर्शित करना है। यदि कोई सोचे कि अरे वो तो बड़े आज्ञाकारी थे, यहां पर तो उनको अवज्ञा कर रहे हैं अपने पिता की, समझ लीजिए जो व्यक्ति इन वचनों को या राम के कथनों को बुरा कह रहा है या उस पात्र को बुरा कह रहा है, तात्पर्य यह है कि वो व्यक्ति कविता होती क्या है या मनुष्य की भावनाएं होती क्या है वो जान ही नहीं पाया। हुआ बेटा क्लियर? चलो बहुत बढ़िया। वाणी के द्वारा मनुष्य के हृदय में भावों की पूर्ण रूप से व्यंजना हो जाती है।
इस कथन का आशय स्पष्ट करिए। वाणी के द्वारा मनुष्य के हृदय में भावों की पूर्ण रूप से व्यंजना हो जाती है। जब भी कोई मनुष्य बोलता है, उसके वचनों को सुनकर, उसके कथनों को सुनकर उसकी भावनाएं पता चल जाती हैं कि ये क्या है, कैसा है, क्या सोच रहा है। ठीक है, अब इस कथन का हमें स्पष्ट करना है आशय। तो ये जो कथन है वो कहां से लिया गया है? उपर्युक्त कथन हमारी पाठ्य पुस्तक दिगंत भाग 1 में संकलित कविता की परख शीर्षक जो निबंध है, अब सोचो कविता है लेकिन निबंध है, से उद्धृत है। इसके लेखक हिंदी के महान विद्वान आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। लेखक के उपर्युक्त कथन का आशय यह है कि वाणी ही वह साधन है, ध्यान से सुनिएगा, वाणी ही वह साधन है जिसके माध्यम से मनुष्य अपने हृदयगत भावों की पूर्ण रूपेण व्यंजना करता है। वाणी, तभी तो कहते हैं ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करें आपहु शीतल होए। तो वाणी, जिस व्यक्ति का जैसा व्यवहार होगा, व्यक्ति की छवि दूसरों की नजर में वैसी ही बन जाएगी। ठीक है, व्यक्ति के व्यक्तित्व क्या होता है? व्यक्ति का व्यवहार ही उसके व्यक्तित्व का आईना होता है। वास्तव में वाणी की शक्ति के कारण मनुष्य अन्य प्राणियों से भिन्न और विशिष्ट है। ये हम भली भांति जानते हैं कि इस सृष्टि में कितने अनगिनत प्राणी हैं, लेकिन वाणी किसको मिली है? मनुष्य को। तो वाणी के कारण ही हम मनुष्य कहलाए। तो क्यों ना इस वाणी में रस घोला जाए, क्यों ना इस वाणी में मधु या शहद घोली जाए, इस वाणी को इतना मधुर किया जाए कि जो भी सुने वो बस सुनता ही रह जाए। जब हमारी पहचान ही वाणी से है तो वाणी को क्यों ना हम मधुर बना लें। ठीक है, तो वास्तव में वाणी की शक्ति के कारण मनुष्य अन्य प्राणियों से भिन्न भी है और विशिष्ट भी। जिन भावों अथवा विचारों की अभिव्यक्ति में अन्य साधन तथा यथा संकेत, आगिक भाषा आदि असमर्थ रहते हैं, वे भी वाणी के माध्यम से सहजता पूर्वक पूरी स्पष्टता के साथ व्यक्त होते हैं। कहने का तात्पर्य है कि जो भी कोई व्यक्ति है जो बहुत दिनों से अपनी भावनाओं को दबा कर बैठा है, अब कोई ना कोई हर एक के जीवन में ऐसा व्यक्ति होता है जिससे वो अपनी बातें करना चाहता है, तो उसकी वाणी से पता चल जाता है कि उसके दिल में क्या है, क्योंकि दिल कोई खोल कर तो दिखा नहीं सकता भाई कि ले रावण मूवी जैसे। ठीक है, तो अब वे वाणी के माध्यम से सहजता पूर्वक पूरी स्पष्टता के साथ व्यक्त होते हैं। कदाचित इसी से कविगण अपनी कविताओं में प्रत्यक्ष कथन के अतिरिक्त पात्र कथन का प्रयोग करते हैं। देखो, कोई भी कवि सिर्फ अपने प्रत्यक्ष कथन के माध्यम से भी तो रचना कर सकता है ना, लेकिन वो प्रत्यक्ष कथन के स्थान पर पात्र कथन क्यों लेते हैं? ताकि उस पात्र, चाहे वो राधा हो, कृष्ण हो, प्रेमी हो, प्रेमिका हो, नायक हो, नायिका हो, कोई भी हो, ठीक है, वो पात्रों के कथन के माध्यम से कविता को पूरा करते हैं ताकि उक्त जो कथन है वो पूरी तरह से स्पष्ट हो जाए वाणी के माध्यम से। क्योंकि कवि यदि लिख कवि रहा है, लेकिन कोई प्रेमी यदि उस बात को लिखता तो कैसे लिखता? तो वो उस पात्र कथन के माध्यम से कविता की रचना करते हैं और पाठक उसको समझता है और अनुभव भी करता है। इस रूप में पात्र विशेष के हृदयगत भावों अथवा विचारों के प्रकटीकरण में पूर्णता और स्पष्टता आ जाती है और हर एक व्यक्ति जो प्रेम से गुजरा है या प्रेम में है, और सबके मन में प्रेम होता ही है, वो भी अपने आप को कनेक्ट कर पाता है। अब चलते हैं हम पाठ के आसपास। तो प्रस्तुत निबंध किस कोटि का है? निबंधों के विभिन्न प्रकारों पर अपने शिक्षक से चर्चा करिए। अब देखिए, वर्णात्मक होते हैं, ठीक है, व्यंजनात्मक होते हैं, ठीक है, तो और भी बहुत कई तरह के निबंध होते हैं। तो ये जो निबंध है वो आपको क्या लगता है कि किस कोटि का है? इसमें क्या किया जा रहा है? व्यंजना की जा रही है, वर्णन किया जा रहा है, क्या किया जा रहा है? तो ये है विचारात्मक।
कुछ होते हैं वर्णात्मक, विचारात्मक, व्यंजनात्मक। ये है विचारात्मक क्योंकि इसमें विचारों की ही प्रभाविकता का वर्णन किया गया है। पाठ में सूरदास द्वारा श्री कृष्ण के अंग प्रत्यंग के वर्णन से सौंदर्य उत्पत्ति की चर्चा की गई है। कवि ने बताया है कि किस तरह से सूरदास जी ने श्री कृष्ण के जो सुंदर अंग प्रत्यंग हैं उनको बताया है। ऐसे 2 पदों का संग्रह करें और उन पदों के काव्य सौंदर्य पर विचार करें। तो क्या आपको पता है कि और कौन कौन से मतलब सूरदास जी के ऐसे कौन से पद हैं जिनमें श्री कृष्ण के सुंदरता या उनकी मनोहारी छवि का वर्णन हुआ है, उनके चंचल स्वभाव का वर्णन हुआ है? बताइए, सोचिए कि सूरदास जी के ऐसे कौन से पद हैं जिसमें उन्होंने श्री कृष्ण के रूप का वर्णन किया है, सुंदरता का वर्णन किया है, चंचलता चपलता का वर्णन किया है। तो चलिए हम कुछ देखते हैं। ओके, अब यहां लिखा है, मैया कबहू बढ़ेगी चोटी, किती बेर मोहि दूध पियत भई, यह अजहू है छोटी, तू तो कहती बल्कि बेनी ज्यों है लांबी मोटी, काढ़त गुहत नहावत जय है नागन सी बुई लोटी, काचो दूध पियावत पची पची देत न माखन रोटी, सूरदास त्रिभुवन मनमोहन हरि हलधर की जोटी। सूरदास जी द्वारा रचित ये पद है। आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तब भी मैं इसका अर्थ आपको बताऊंगी कि इसमें कवि सूरदास जी ने श्री कृष्ण के बचपन छोटे से रूप का वर्णन किया है कि जब कन्हैया छोटे थे तो माँ उनको दूध पिलाती थी, तो वो कहते थे नहीं मैं तो माखन और रोटी खाऊंगा। तो मैया यशोदा क्या कहती, बेटा तू दूध पी, तेरी पता है ये चोटी बढ़ जाएगी। हाँ, जैसे बलदाऊ भैया की चोटी है ना, तेरी चोटी भी बड़ी हो जाएगी। तो अब कृष्ण मैया से शिकायत करते हैं, मैया कबहू बढ़ेगी चोटी, कितनी बेर मोहि दूध पियत भई अजहू है छोटी। मैया मेरी चोटी कब बढ़ेगी, कब से मैं दूध पी रहा हूं, कितनी बार मैंने दूध पी लिया, लेकिन ये तो अभी भी छोटी की छोटी। आपने देखा होगा ना, कृष्ण इस तरह से ऐसे छोटी सी चोटी बांध लेते हैं। तो अब वो बताते हैं कि ये तो अभी भी छोटी है, कितनी बेर कब से मैं कितने समय से दूध पी रहा हूं। तू जो कहत बल्कि बेनी जो है लांबी मोटी। बेनी मतलब चोटी, बेनी का अर्थ भी चोटी ही है, ठीक है। बेर का अर्थ है बार, मतलब समय। तू जो कहती बल्कि बेनी ज्यों है लांबी मोटी, काढ़त गुहत नहावत जय है नागिन सी भुई लोटी। तू तो कहती थी कि मैं दूध पीऊंगा तो जैसे बलदाऊ भैया की चोटी है ना बड़ी, वैसी मेरी चोटी हो जाएगी। काढ़त गुहत नहावत जय है नागिन सी भुई लोटी। जब तू काढ़त मतलब कंघी करना, काढ़त मतलब इस तरह से छोटे बच्चे का मुंह पकड़कर उसकी कंघी की जाती है ना, तो मैया यशोदा भी अपने लल्ला को गोद में बिठाकर उसकी कंघी करती हैं। तो काढ़त गुहत, कंघी गोई जाती है ना बालों को, गुहत मतलब गोहना, जैसे इस तरह से गोई जाती है ना चोटी, ऐसे उसको गोहना कहते हैं बेटा, ठीक है। काढ़त मतलब कंघी करना और इस तरह से मतलब गुहत, ठीक है, ये होती है गोहना। तो अब वो बताना चाहते हैं कि काढ़त गुहत नहावत जय नागिन सी भुई लोटी। जब से तू मेरी कंघी कर रही है, मेरी चोटी भी गो रही है, नागिन सी हो रही है। काचो दूध पियावती पची पची देत ना माखन रोटी। कितनी बार तू मुझे दूध पिलाती रहती है, मक्खन रोटी भी नहीं देती है। सूरदास त्रिभुवन मनमोहन हरि हलधर की जोटी। सूरदास जी ने कहा है कि ये जो हरि और हलधर मतलब कृष्ण और बलदाऊ की जो जोड़ी है वो सबसे सुंदर जोड़ी बताई है। जोटी मतलब यहां पर जोड़ी है बेटा, जोटी मतलब जोड़ी। कृष्ण बलदाऊ की, कृष्ण और बलराम की जो जोड़ी है, कृष्ण बलराम की जोड़ी जग में सबसे न्यारी, ठीक है, यही बताया है। अच्छा, भावार्थ भी दिया है। रामकली राग में बद्ध, यह पद बहुत सरस है।
बाल स्वभाववश प्रायः श्री कृष्ण दूध पीने में आनाकानी किया करते थे। तब एक दिन माता यशोदा ने प्रलोभन दिया। प्रलोभन मतलब लालच। बच्चों को कहते थे भैया तुम जल्दी से दूध पी लो बेटा, तुम बड़े हो जाओगे। लालच, बच्चे को लुभाना कि काना तू नित्य कच्चा दूध पिया कर, इससे तेरी चोटी दाऊ मतलब बलदाऊ जैसी मोटी और लंबी हो जाएगी। मैया के कहने पर कान्हा दूध पीने लगे। अधिक समय बीतने पर एक दिन कन्हैया बोले, अरे मैया मेरी ये चोटी कब बढ़ेगी? दूध पीते हुए मुझे कितना समय हो गया है, लेकिन अब तक यह वैसी ही छोटी है। तू तो कहती थी दूध पीने से मेरी ये चोटी दाऊ की चोटी जैसी लंबी और मोटी हो जाएगी, फिर क्यों नहीं बढ़ी अब तक? संभवतः इसलिए तू मुझे नित्य नहलाकर बालों को कंघी से संवारती है, चोटी गूंथती है, जिससे चोटी बढ़कर नागिन जैसी लंबी हो जाए। कच्चा दूध भी इसीलिए पिलाती है। इस चोटी के ही कारण तू मुझे माखन व रोटी भी नहीं देती है। इतना कहकर श्री कृष्ण रूठ जाते हैं। सूरदास जी कहते हैं कि तीनों लोकों में श्री कृष्ण बलराम की जोड़ी मन को सुख पहुंचाने वाली है। तो इसमें उनके रूप सौंदर्य का वर्णन किया है। अगला है, शुक्ल जी ने इस निबंध में राम वन गमन प्रसंग का उल्लेख किया है। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में राम वन गमन का बड़ा ही मार्मिक वर्णन किया है। उक्त प्रसंग का कक्षा में पाठ करें और उस अंश का अर्थ भी लिखें। देखिए, अब यहां पर हमने देखा था कि राम वन गमन का प्रसंग हुआ है। उसमें हमने देखा था ना बेटा कि यदि मुझे पता होता कि जो वन बंधु बिछोहू तो मैं पिता की आज्ञा का पालन नहीं करता। तो इसके माध्यम से लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल क्या बताना चाहते हैं कविता की रचना के माध्यम से? उन्होंने तुलसीदास जी जो उनके आदर्श कवि हैं उनकी रचना में से एक पंक्ति ली रामचरितमानस से और उसका यहां पर प्रयोग किया। तो हम और अन्य पंक्तियों की सहायता से इस प्रश्न को और अच्छे से समझेंगे। जैसे, सजीवन साजु समाजु सब बनिता बंधु समेत, बंदे विप्र गुरु चरण प्रभु चले करी सब ही अचेत। जब श्री राम वन गमन जा रहे, मतलब वन गमन के लिए निकले, जब श्री राम अपने पिता की आज्ञा के अनुसार अयोध्या से निकले वन ऐसे वेश बनाकर, तो वन का सब साज सामान सजकर वन के लिए आवश्यक वस्तुओं को साथ लेकर श्री रामचंद्र जी अपनी श्रीमती स्त्री और भाई लक्ष्मण सहित ब्राह्मण और गुरु के चरणों की वंदना करके सबको अचेत कर चले। सब लोग, अब यहां पर करुण रसी है, करुणा का ही है। चौपाई पढ़ते हैं हम। निकसी वशिष्ठ द्वार भय ठाड़े, देखे लोग विरह दब ठाड़े दाड़े। इसको हम इस तरह से पढ़ सकते हैं। कहीं प्रिय वचन सकल समुझाए, विप्र वृंद रघुबीर बुलाए। आप देखिए, वन गमन का ही ये रामचरितमानस की चौपाई है, जब राम लक्ष्मण और सीता जी वन गमन के लिए प्रस्थान करते हैं और उस समय अयोध्या वासियों की क्या स्थिति होती है। पूरा अयोध्या मानो आंसुओं से भीग जाता है। राजमहल से निकलकर श्री रामचंद्र जी वशिष्ठ जी के दरवाजे पर जा खड़े हुए और देखा कि सब लोग विरह की अग्नि में जल रहे हैं। विरह की अग्नि में जलना मतलब अब बिछड़ने का दुख सह रहे हैं। उन्होंने प्रिय वचन कहकर सबको समझाया। फिर श्री रामचंद्र जी ने ब्राह्मणों की मंडली को भी बुलाया। गुरु सन कही बर सानन दीने, आदर दान विनय बस कीने, जाचक दान मान संतोषे, मीन पुनीत प्रेम परितोषे। गुरु जी से कहकर उन सबको वर्षानन मतलब वर्ष भर का भोजन दिया। सभी जितने भी निर्धन या जो भी लोग उनके समक्ष आए सबको वर्ष भर का दान दिया कि अब आप लोग अच्छे से रहिएगा। सब रो रहे हैं, सब विलाप कर रहे हैं, करुणा में बह रहे हैं। लेकिन यहां पर इन चौपाइयों के माध्यम से पात्र के जो मुख से वचन निकलेंगे उनको भी बताया है। दासी दास बोला ही बहोरी, गुरु ही सौंपी बोले कर जोरी, सबके सार संभार गुसाई, कवि जनक जननी की नाई। फिर दास दासियों को बुलाकर उन्हें गुरुजी को सौंपकर हाथ जोड़कर बोले, हे गुसाई,
इन सब की माता पिता के समान सार संभार करते रहिएगा। अब ये जो कथन है श्री राम के मुख से कहलवाए, उन्होंने क्या कहलवाए? सबके सार संभार गुसाई कर अभी जनक जननी की जाई। जिस तरह से माता पिता अपनी संतान की देख रेख करते हैं, इन अयोध्या वासियों की देख रेख गुरुवर आपको ही करनी है। अब सामान्यतः किस तरह से कोई एक दानी और बहुत जो करुणा से भरा हो व्यक्ति वो किस तरह से सोच सकता है, उसी के विचारों को यहां पर उन्होंने प्रकट किया है। तो इससे स्पष्ट हो जाता है कि कोई भी व्यक्ति किस भावना में किस तरह के वचन बोल सकता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, आपके विचार से किसी कविता में कौन कौन सी चीजें होनी चाहिए? फिर आया कविता से संबंधित प्रश्न। सबसे पहला आया था उद्देश्य क्या है? कवि पाठकों के दिल तक पहुंचना, हृदय को छूना, हृदय को प्रभावित करना। फिर जो भी भावनाएं हैं उनका समावेश होना। ठीक है, अब है कि आपके विचार से किसी कविता में कौन कौन सी चीजें होनी चाहिए। तो बच्चे, जैसा रामचंद्र शुक्ल ने बताया है उसी के आधार पर हम देखते हैं कि कविता लिखना एक विशेष मानसिक स्थिति होती है। अभी हमने देखा ना, मानसिक शक्ति होती है। कवि एक दर्पण की तरह होता है, जो विषय उसके सामने आते हैं वो उसके लिए कविता का विषय बन जाता है और वो अपनी कलम उठाकर उस पर कोई कविता गढ़ने लग जाता है। कवि बन नहीं सकता कोई, कवि को खुद ईश्वर बनाते हैं। ओ माय गॉड, कोई ऐसे ही नहीं बन जाता कि बस कुछ भी रचना कर दी और कवि बन गए। और कवि भी हमेशा कवि नहीं होता, वो एक क्षण की बात होती है जब कविता अपना रूप संवारती हुई कागज पर उतर जाती है। अगर आप कवि हैं तभी आप कविता लिख सकते हैं। कोई भी, हर कोई रचना कविता नहीं होती। जैसे कविता पूरी भाव से लिखना चाहिए, पूरी तरह से भावना प्रधान होनी चाहिए। कविता के लिए हमारा शब्द संग्रह अच्छा होना चाहिए। जिस भावनाओं को हम महसूस कर रहे हैं उस पर हमें कविता लेखन करना चाहिए। और वही कविता, सफल कविता कब होगी? जिस भावना के साथ रचना की जा रही है वही भावना पाठक के मन में उत्पन्न हो। कविता लिखने का कोई भी समय अच्छा हो सकता है। ऐसा नहीं है कि भाई कविता लिखने के लिए सुबह दोपहर शाम कोई एक समय हो। कविता हम जब चाहे तब लिख सकते हैं, पर बस उसके लिए हमारा मन उसमें डूब जाना चाहिए। जिस पर भी कविता लिखते हैं, जैसे कि बचपन, बारिश, माता पिता, आदर्श, फिर नया जमाना, बस उसके बारे में सोचकर कविता लिखनी चाहिए। आलोचना के अतिरिक्त शुक्ल जी ने और क्या क्या लिखा है? अब मुख्य रूप से आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी आलोचक और समीक्षक के रूप में जाने जाते हैं। तो अब हमें ये देखना है कि आलोचना के अलावा और क्या क्या लिखते हैं शुक्ल जी। अरे अभी हमने देखा था ना, पहला वीडियो याद करिए जिसमें व्याख्या की है, जिसमें जीवन परिचय पढ़ा है हमने कि वे निबंधकार भी हैं, वे अनुवादक भी हैं। और देखते हैं, देखिए शुक्ल जी ने निबंध संग्रह चिंतामणि भाग 1, 2, विचार वीथी, इतिहास में लिखा है हिंदी साहित्य का इतिहास, आलोचना, सूरदास, रस मीमांसा, त्रिवेणी। संपादन भी किया है जायसी ग्रंथावली का संपादन, तुलसी ग्रंथावली, भ्रमर गीत सार, इसको जरूर अच्छे से याद रख लेना। जायसी ग्रंथावली, तुलसी ग्रंथावली, भ्रमर गीत सार, हिंदी शब्द सागर, काशी नागरी प्रचारणी पत्रिका, आनंद कादंबनी, ये सब हैं शुक्ल जी के संपादन तले। उनकी आलोचना किताबों से उठकर हमारे जीवन में आश्रय और सहभागिता चाहती हैं। लेखक परिचय के इस वाक्य की पुष्टि पाठ से करें। ठीक है, इसकी हम करेंगे मौखिक चर्चा। क्या है? जो भी उनकी आलोचना है वो किताबों से उठकर हमारे जीवन में आश्रय और सहभागिता चाहती हैं। कहने का तात्पर्य है कि शुक्ल जी की रचना, जैसे अभी हम बात करें कविता की परख की, क्योंकि हमने अभी पढ़ा है कविता की परख, तो कविता की परख के माध्यम से कवि ने यही बताया है कि जब भी रचना की जाए, जिस भावना के तहत, चाहे तो वो प्रेम हो,
चाहे करुणा हो, ठीक है, चाहे हास्य हो, चाहे विस्मय हो, विस्मय मतलब आश्चर्य, चाहे भय हो, चाहे क्रोध हो, ठीक, और चाहे घृणा ही क्यों ना हो, चाहे शांति ही क्यों ना हो, जिसको निर्वेद कहते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब एक और छूट रहा है, वीर। यस, वीर हम इसके ऊपर लिखेंगे क्योंकि शांत जो है वीरता ही क्यों ना हो। तो रस मुख्यतः 9 होते हैं। 6 7 8 9, ठीक है। साथ ही साथ भक्ति और वात्सल्य भी है। तो कोई भी कविता यदि इस तरह, इनमें से कोई भी भाव, चाहे वो, यहां पर हम श्रृंगार भी लिख सकते हैं बेटा, श्रृंगार मतलब प्रेम ही होता है, और श्रृंगार को ही रस राज कहा जाता है। रस राज, रसों का राजा श्रृंगार, ठीक है, प्रेम। तो यहां पर जब भी कोई रचना की जाती है, चाहे वो प्रेम की हो, करुणा मतलब दया की हो, हंसने की हो, आश्चर्य की हो, डर की हो, क्रोध की हो, वीरता की हो, घृणा की हो, शांति की हो, भक्ति की हो या ममता की हो, जब भी किसी तरह की रचना की जाएगी, उन भावनाओं को अपने हृदय में बसाकर उससे संबंधित रचना की गई, और पात्रों का कथन भी प्रयोग में लाया जाता है, ठीक है। जैसे चाहे नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूथा जाऊं, रचना है, लेकिन वहां पर मैं, फूल को मैं कह दिया, फूल को पात्र मान लिया है कि फूल क्या कहना चाहता है। लिखी रचना कवि ने है, लेकिन किसके माध्यम से कह रहा है, वो फूल के माध्यम से, ठीक है। तो कोई भी रचना, चाहे कोई भी हो, जैसे भारत माता वाला हमने पढ़ा, माँ वाला हमने पढ़ा, बहुत सारी ऐसी कविताएं हैं। तो जब किसी भी तरह के भाव को प्रमुख आधार मानकर जब रचना की जाती है, तो वो भाव चाहे आनंद का हो, प्रेम का हो, हास्य का हो, करुणा का हो, दया का हो, ममता का हो, क्रोध का हो या घृणा का हो, वही भाव पाठक के हृदय में भी उत्पन्न हो। यही मुख्य रूप से उन्होंने बताया है कि जब भी, और जो आलोचना, अब जैसे उन्होंने जो अभी हमने देखा ना उनकी रचनाएं, संपादन में ग्रंथावली, तुलसीदास ग्रंथावली, जायसी ग्रंथावली, भ्रमर गीत सार, ये सब उन्होंने लिखी। समीक्षक के रूप में उनको जाना जाता था, क्योंकि एक समीक्षक या आलोचक कौन कहलाता है, जब किसी रचना या किसी किताब को हमने पढ़ा, कमियां तो हजारों लोग निकाल कर चले जाते हैं, कमियां सब निकाल कर चले जाएंगे, लेकिन उन कमियों की जगह होना क्या चाहिए, वो एक सच्चा आलोचक कहलाता है, जब वो कमियों की भरपाई भी कर पाए कि यहां ये नहीं, कहते ना, अरे यहां ऐसा नहीं होना चाहिए, आपने गलत करवा दिया, या यहां ये शब्द क्यों लिखा भाई, क्या लिखना चाहिए, क्यों लिखना चाहिए, वो भी एक आलोचक और समीक्षक की जिम्मेदारी होती है। तो यही उनका मुख्य उद्देश्य था। अब हम चलते हैं भाषा की बात की तरफ। निम्नलिखित विशेष्यों के लिए उपयुक्त विशेषण दें। जैसे विशेष्य है मुख, तो विशेषण क्या होगा, विशेष्य किसे कहते हैं, किसकी विशेषता बताई जाती है, ठीक है। तो मुख विशेषण होगा सुंदर, ठीक है। नेत्र कैसे होंगे, चंचल। चंद्रमा कैसा होगा, मनोहर। चरण कैसे होंगे, चपल। सूर्य कैसा होगा, प्रखर। हवा कैसी होगी, ठंडी। कमल कैसा होगा, प्रस्फुटित। ता प्रत्यय से इस पाठ में कई शब्द हैं। अब आपने उपसर्ग और प्रत्यय तो भली भांति पढ़े ही होंगे, उपसर्ग प्रत्यय तो भली भांति पढ़े होंगे। ता, अब यहां बात किसकी की जा रही है बेटा, प्रत्यय की। वे शब्दांश जो किसी मूल शब्द के अंत में लगकर एक नए शब्द का निर्माण करते हैं। तो ता जैसे निपुणता, ठीक है, गंभीरता, ऐसे शब्दों को चुनकर आपको लिखना है। तो देखिए, ता प्रयुक्त शब्दों के उदाहरण सुंदरता, अभी हमने पढ़ा था, इसी पाठ में पढ़ा है, आप ढूंढ सकते हैं, पेंसिल से उनको अंडरलाइन कीजिए, अपनी किताब उठाकर पेंसिल से अंडरलाइन कीजिए कि जो यहां लिखा है क्या वो आपने पाठ में पढ़ा है।
तो उत्तर मिलेगा हाँ, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि कहां कहां आपने ये शब्द पढ़े हैं। सुंदरता, कोमलता, मधुरता, उग्रता, कठोरता, भीषणता, वीरता, समानता, मनोहरता, प्रफुल्लता, स्वच्छता इत्यादि, ये सब अभी हमने पाठ में पढ़े हैं। आप किताब उठा लीजिए और किताब को उठाकर पेंसिल से इन शब्दों को अंडरलाइन कीजिए। क्या इनके अलावा भी और शब्द हैं जो ता उपसर्ग से बने हैं? तो उनको भी आप ऐड कर सकते हैं। निम्नलिखित शब्दों में से इक प्रत्यय लगाकर शब्द बनाए। अब इक प्रत्यय लगाना है, और प्रत्यय आपको पता है वे शब्दांश मतलब शब्द का अंश होता है जो मूल शब्द के साथ जुड़कर एक नया शब्द बनाता है। तो हृदय लिखा है, शब्द लिखा है, प्रकृति लिखा है, वास्तव लिखा है, मर्म लिखा है, कारुण लिखा है, मुख लिखा है, सिद्धांत लिखा है, बुद्धि लिखा है। तो बताइए इक लगाकर क्या होगा? हृदय का क्या हो जाएगा? हार्दिक। जब हम कहते हैं ना हार्दिक बधाई, तो वह हृदय से आया है, हृदय का हार्दिक। शब्द शाब्दिक, बहुत बढ़िया। प्रकृति प्राकृतिक, ठीक है। वास्तव वास्तविक, मर्म मार्मिक, करुणा कारुणिक, मुख मौखिक, सिद्धांत सैद्धांतिक, बुद्धि बौद्धिक। पाठ से द्वंद्व समास के उदाहरण चुनें। अब द्वंद्व समास क्या होता है? जिस समास में दोनों पद समान हो, ना कोई छोटा ना कोई बड़ा, दोनों समास मतलब दोनों पद, पूर्व पद और उत्तर पद इक्वल बराबर, पाठ से छांटना है। तो द्वंद्व समास जिस समाज में दोनों पद प्रधान रहते हैं उसे द्वंद्व समास कहते हैं। जैसे राधा कृष्ण, माता पिता, भाई बहन, वस्तु व्यापार, बड़ा छोटा, लोटा डोरी, रात दिन, सर्दी गर्मी, नून तेल, राजा रानी। निम्नलिखित शब्दों से विशेषण बनाइए। अब बनाना है हमें विशेषण। शब्द है माधुर्य, विशेषण क्या हो जाएगा? मधुरता मधुर। मुख मौखिक, वास्तव वास्तविक, रमणीय रमणीय, उपमा उपमित, रंग रंगीन, मानव मानवीय, कांतिमान। ठीक है। निम्नलिखित शब्दों के विपरीतार्थक विलोम शब्द हमें लिखना है। उपस्थित पता ही है आपको, अनुपस्थित, स्थल जल, बड़ाई छोटाई या बुराई, उचित अनुचित, उदय अस्त, कायर वीर, अधिक कम। शब्दों के संज्ञा रूप लिखिए। हार्दिक का हो जाएगा हृदय, विकराल का हो जाएगा विकरालता, वास्तविक का हो जाएगा वास्तव, उचित का हो जाएगा औचित्य, सुंदर का हो जाएगा सुंदरता, पराक्रम पराक्रम, मधुर माधुर्य। आशा करती हूं सभी प्रश्नों को ध्यान से सुना है, समझा है और कविता की परख आचार्य शुक्ल जी की जो रचना है वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आई। हम धन्य हुए। हिंदी साहित्य में रामचंद्र शुक्ल जी का नाम क्यों शीर्ष पर लिया जाता है ये हमें भली भांति समझ में आ गया। तो मेरे प्यारे बच्चों, बने रहो मेरे साथ हिंदी मीडियम, मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम पर, ताकि आपको आपकी पाठ्य पुस्तक दिगंत के सभी पाठों से आप परिचित हो सके और उनके प्रश्न उत्तर या जो भी सब कुछ, जैसे हम व्याख्या करेंगे, प्रश्न उत्तर करेंगे, बहुविकल्पी प्रश्न करेंगे, कंप्लीट चैप्टर रिवीजन करेंगे, जिसमें पूरा कोई भी पाठ, चाहे कविता हो या पाठ हो, उसका अच्छे से आपका अभ्यास हो सके। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, बाय बाय, थैंक यू सो मच।